हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 14 की। लेक्चर नंबर 13 तक हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पर ढेर सारी बातें कर ली थी। अब आगे हम लोग यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे EMI के लेक्चर नंबर 14 में। तो देखिए, इसमें जो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो पढ़ना है वो है एक नंबर में ट्रांसफार्मर। फिर हम लोग जनरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे जो AC एंड DC दोनों टाइप के करंट को प्रोड्यूस करेगा। और मोटर के बारे में भी पढ़ेंगे और जो DC पर भी ऑपरेट होगा और AC पर भी ऑपरेट होगा। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो सेल से आती है, बैटरी से आती है। और AC जो होता है जिसमें कि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बदलता रहता है एक फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो सब डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स ए लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई करंट। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर वोल्टेज लो हुआ तो करंट वहां पर क्या होगा? हाई होगा। इनटू ए हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ लो करंट। अगर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज बना तो वहां पर क्या होगा? लो करंट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? देखा जाए तो सीधे सीधे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि ये AC के साथ ऑपरेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ ये काम करता है। जो अपना डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता रहता है। करंट का डायरेक्शन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करता रहेगा। तो ये अगर लो वोल्टेज है तो वहां पर हाई करंट होगा, उसको कन्वर्ट कर सकता है हाई वोल्टेज एंड लो करंट में, एंड वाइस वर्सा। अगर वाइस वर्सा का मतलब अगर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा और लो करंट के साथ तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई करंट के साथ। ठीक है, तो एकदम रिवर्स बना देगा। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड हाई करंट को कन्वर्ट कर देता है हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड लो करंट। तो उसी तरह से लो करंट विथ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकता है हाई करंट विथ लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो दोनों काम करेगा ये ट्रांसफार्मर, है ना। और विदाउट इंक्रीजिंग द पावर, पावर को ये बढ़ा नहीं सकता, ये भी ध्यान में रखना है। एंड चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी का इधर एक तरफ होगा वही उसी फ्रीक्वेंसी का दूसरी तरफ भी आपको आउटपुट में आएगा। एक तरफ इनपुट, दूसरी तरफ आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर को हमको एक ऐसे डिवाइस के रूप में समझना है जो क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर हाई वोल्टेज है तो वहां पर करंट लो होगा, और कहीं पर अगर लो वोल्टेज है तो करंट वहां पर हाई होगा, है ना। इस तरह की भी बात रखनी है, जिससे कि पावर जो हमारा हो वो इनपुट से आउटपुट के बीच में, आउटपुट का पावर कभी भी इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता। रियल अगर बात करें, रियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो पावर का कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। तो आपका आउटपुट पावर हमेशा कुछ कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर को आप बढ़ा नहीं सकते, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ करंट। करंट फिर वहां पे आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंड वाइस वर्सा। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल पर बात करेंगे। इट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। चूंकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्शन पर काफी बातें की है, तो उसी पर ये आधारित है। ये सारी डिवाइसेस उसी से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग कह रहे हैं कि इट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कौन? तो ट्रांसफार्मर। इसमें क्या करते हैं? द चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। कैसे कैसे म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है? तो इसमें देखिए, दो कॉइल्स हम लोग लेंगे, कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे कि एक आपका ये प्राइमरी कॉइल हो गया और दूसरा ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। तो एक फ्लक्स का चेंज होगा जो भी प्राइमरी कॉइल में, वो क्या रिजल्ट करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल में। वो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा। आप देख सकते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, अगर हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, ये सॉफ्ट आयरन कोर का फ्रेम इस तरह से लिया जाता है, जो आप देख रहे हैं कि लेमिनेटेड फॉर्म में है। जैसे ब्रेड के स्लाइस कट किए जाते हैं उसी तरह से ये कटिंग फॉर्म में इस तरह से है, लेमिनेटेड फॉर्म में। और सारे पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर इज इन लेमिनेटेड फॉर्म। और ये किस लिए? तो टू रिड्यूस द ईडी करंट, क्योंकि ईडी करंट सरफेस करंट होता है। अगर उसको सरफेस मिल गया पूरा का पूरा तो फिर वहां पर एक अलग से ईडी करंट, सर्कुलर करंट शुरू हो जाएगा। तो आपका पावर लॉस काफी ज्यादा होगा। तो पावर लॉस हमें कम से कम रखना है। तो एक तरफ आपका इनपुट ये कॉइल हो गया, इसमें जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, इसको आप प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं।
जिसको हम जोड़ेंगे इनपुट एसी वोल्टेज सोर्स से, सोर्स वोल्टेज आप कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो भी एसी, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो होता है ये ऑपरेट करता है एसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ ही सिर्फ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरफ आपका ये प्राइमरी क्वाइलिंग होती है, दूसरी तरफ क्या हो गई, सेकेंडरी क्वाइलिंग हो गई, सेकेंडरी क्वाइल हो जाता है। इसको आउटपुट एसी वोल्टेज आप इसके अक्रॉस प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए आउटपुट एसी वोल्टेज कितना है, वी एस, सेकेंडरी क्वाइल के लिए वी एस यूज किया, और सेकेंडरी क्वाइल में जो इंड्यूस करंट होगा वो आई एस हो गया, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो भी हैं वो एन एस हो गया। ठीक है, और उसी तरह से प्राइमरी क्वाइल में जो आपने सोर्स के थ्रू करंट दिया था वो आईपी, सोर्स के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया वो किसी इंस्टेंट में वीपी, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या हो गए, एनपी। तो ये प्राइमरी क्वाइल, और ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का बहुत अच्छा कैरियर होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर की मदद से इसके जो भी फ्लक्स होंगे वो हम इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो जो भी इसके फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो वो यहाँ पर भी चेंजिंग रिजल्ट हो जाएगा, और उसी के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन में यही तो पढ़े थे कि एक क्वाइल में फ्लक्स को चेंज करेंगे और उसी फ्लक्स से लिंक किया हुआ रहेगा नज़दीक में रखा हुआ कोई दूसरा क्वाइल, उसमें भी क्या होगा, ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि एसी इनपुट वोल्टेज है तो एसी आउटपुट वोल्टेज ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद यहीं पर लिख दिया गया एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल, एनएस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल। तो अगर पावर इनपुट की बात करें तो इनपुट पावर, तो वोल्टेज इनटू करंट को आप पावर बोलते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट में जो भी वोल्टेज यहाँ पर आएगा और जो भी यहाँ पर करंट होगा तो वीपी इंटू आईपी, उसको आप इनपुट पावर कहेंगे। और उसी तरह से आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, तो वी एस, जो आउटपुट वोल्टेज आएगा इंटू आउटपुट करंट, वी एस इंटू आई एस। तो वी इन वी पी आई पी, वी आउट वी एस आई एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। तो टर्म्स जो अब आगे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, जैसे एन एस बाई एन पी, एन एस बाई एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल। इसको हम लोग के एक कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, जिसको नोन एज टर्न रेशियो, और ये से हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी इसको बोला जाता है, या टर्न रेशियो शॉर्ट में बोलते हैं। अगर इस के की वैल्यू 1 आई, मतलब 1 कैसे आएगी, अगर एन एस अधिक हुआ एन पी से, एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर बनेगा उसको आप कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस केस में क्या होगा, मतलब सेकेंडरी क्वाइल में बाइंडिंग जो होगी वो हमारी ज़्यादा होगी, तो वो वीपी यहाँ पर कम होगा और वीएस जो होगा वो ज़्यादा होगा। मैंने इनपुट वोल्टेज को अगर हमको बढ़ा करके बनाना है, मैंने आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, तो ऐसे लिए कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, ऐसे में वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो क्योंकि उसमें वाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज उतना ज़्यादा मिलेगा। सो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल, देन सच ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ठीक इसका उल्टा, अगर के लेस देन 1 हुआ, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल एन एस इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल एन पी, देन इट इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तब इसको स्टेप डाउन कहेंगे। अगर हमको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमको लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ठीक है, होल अरेंजमेंट इज केप्ट इमर्ज इन ए स्पेशल वायल। ये सारा का सारा अरेंजमेंट को कहाँ रखते हैं, एक खास तरह का तेल होता है, उसको ट्रांसफार्मर वायल कहते हैं। जो क्या करता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, तो विच प्रोवाइड्स, दो काम होता है, एक इंसुलेशन भी देता है, वो जहाँ जहाँ जाएगा तो अपने आप में वो इंसुलेट करके रखेगा। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है तो एक आयरन का जो यहाँ फ्रेम होगा दूसरे वाले फ्रेम से वो बिल्कुल इंसुलेटेड होगा, नहीं तो अगर इंसुलेटेड नहीं हो तो फिर से ईडी करंट शुरू हो जाएगा, वहाँ पे सरफेस बन जाएगा कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग नहीं रहने देना है, जो वायर है तो अंदर में ही जो होना है हो, बाहर से कुछ ना हो, है ना, नहीं तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सब जगह। तो इंसुलेशन को प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, एज वेल एज कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट को भी जनरेट करता है। जो भी हीट वगैरह यहाँ पर आएगा उसको वो ऑयल एब्जॉर्ब करके बाहर फैन वैन से बाहर कर देगा, है ना, फैन वैन के पास ले जाएगा, बाहर कर देगा। तो कूलिंग इफेक्ट के लिए भी उस ऑयल को थोड़ा सा घुमाते रहते हैं तो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। चलिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होती है बात, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम मान के चलेंगे कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर कह सकते हैं। लेकिन रियल प्रैक्टिस में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज सम पावर लॉस। ये पावर लॉस क्यों होता है आगे देखेंगे किन किन कारणों से होता है। दैट इज
आउटपुट पावर आपको कम मिलेगा। किससे? इनपुट पावर से। इनपुट पावर से आपको हमेशा आउटपुट पावर कम मिलेगा। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको ईटा से कहते हैं। ऑफ कोर्स पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इंटू 100 कर दीजिए तो आपको ये एफिशिएंसी मिल जाएगी परसेंटेज में। ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो मान के चलेंगे कि वो 100% एफिशिएंट है, और इस केस में पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट। और पावर इनपुट पावर आउटपुट फार्मूला, चूंकि वोल्टेज इंटू करंट को पावर कहते हैं, सो पावर इनपुट इनपुट साइड में तो प्राइमरी कॉइल साइड में तो वीपी इंटू आई पी बराबर आउटपुट सेकेंडरी वाले साइड में तो वी एस इंटू आई एस। सो वीपी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस आप लिख सकते हो। सो वीपी बाई वी एस अगर आप लिखोगे तो आई एस बाई आई पी कहलाएगा, और इस केस में ईटा क्या है 100%। और ऑल्सो क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आएगा तो वोल्टेज जो होता है वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ई एम एफ इज माइनस डी फाई बाई जी टी, और फाई में आपका आ जाता है एन टाइम्स बी डॉट ए। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स हो गया एन टाइम्स, तो जितना नंबर ऑफ टर्न उतना ज़्यादा ई एम एफ डेवलप होगा, मतलब वोल्टेज डेवलप होगा। सो वी इज प्रोपोर्शनल टू एन, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी, क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो सेकेंडरी में आपको सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है एन एस, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा कि उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। सो वी एस बाई वी पी एन एस बाई एन पी कह सकते हैं, और वी एस बाई वी पी हम लोगों ने यहाँ से निकाल सकते हैं आई पी बाई आई एस। तो आई पी बाई आई एस, और चूंकि एन एस बाई एन पी को हमने के कहा था कि मतलब टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो वो हो जाएगा के। सो ये फार्मूला याद रखना है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी इक्वल टू आई पी बाई आई एस एंड इक्वल टू के। ठीक है। तो वी और एन एक साइड में रहेंगे और इन्वर्स प्रोपोर्शनल कर देंगे करंट का, क्योंकि आपने को मैंने कहा कि वोल्टेज जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगा, और वोल्टेज जहाँ कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा होगा। क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस में एनर्जी तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो पावर आप बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए अगर कोई एक फैक्टर बढ़ता है तो अपने आप V इंटू आई चूँकि पावर है, तो अगर आपने वोल्टेज को कम ज़्यादा किया तो करंट उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा और कम हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाना है तो एट द कॉस्ट ऑफ करंट, करंट कम होगा, और वोल्टेज को घटाना है तो एट द कॉस्ट ऑफ करंट, करंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कॉमन रहती है। अब इसमें आगे देखिए, आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग फर्दर। फॉर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है? तो एसी सर्किट में रेसिस्टेंस ना बोल करके हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो एक तरह का रेसिस्टेंस इन एसी, इस तरह से बोल सकते हैं एसी सर्किट्स। तो फॉर इम्पीडेंस कैलकुलेशन में अगर हम देखें, अब चूंकि ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम करता है तो वहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, इम्पीडेंस बोलना चाहिए। तो वही अब बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह से होती है, जैसे V इक्वल टू आई आर, तो उसी तरह से V इक्वल टू आई इंटू जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस को। सो इम्पीडेंस फॉर प्राइमरी डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस फॉर सेकेंडरी। अगर इसको देखिएगा जेड पी बाई जेड एस, तो जैसे R इक्वल टू वी बाई आई होता है, उसी तरह जेड इक्वल टू वी बाई आई पी। तो जेड पी कर रहे हैं तो वी पी बाई आई पी, और जेड एस कर रहे हैं तो वी एस बाई आई एस, ऐसे कर सकते हैं। सो आप ठीक से देखिए तो वी पी बाई वी एस हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाइए तो आई एस बाई आई पी हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया पीछे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा आपका जो पोटेंशियल होगा वो उतना ज़्यादा होगा, या EMF उतना ज़्यादा होगा। सो VP बाई VS तो आप समझते हैं NP बाई NS, और अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वहाँ पर करंट क्या होगी? कम होगी। तो करंट अगर कम होगा मतलब I प्रोपोर्शनल टू 1 बाई N, तो उस हिसाब से IP बाई IS क्या हो गया? NS बाई NP। ठीक है, तो ये हमने पीछे भी देखा, तो इसी को यहाँ पुट कर रहे हैं VP बाई VS, तो ये क्या हो गया? एनपी बाई एनएस हो गया, यहाँ से वीपी बाई वीएस एनपी बाई एनएस। लेकिन यहाँ देखिए आई एस बाई आई पी, तो यहाँ पर देखिए आई पी बाई आई एस ऐसा है, तो इसको उलट दीजिए, बन जाएगा आई एस बाई आई पी क्या बन जाएगा? एनपी बाई एनएस बन जाएगा। तो एनपी बाई एनएस हो गया, तो देखिए ऊपर में दोनों एक जैसा, नीचे दोनों एक जैसा, सो एनपी बाई एनएस का होल स्क्वायर। तो जेड पी बाई जेड एस अल्टीमेटली क्या बन गया? एनपी बाई एनएस का होल स्क्वायर। तो ऊपर प्राइमरी तो ऊपर में भी प्राइमरी, लेकिन स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं इसको देखते हुए जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो इम्पीडेंस जो होगा एसी में, सॉरी इम्पीडेंस जो होगा ट्रांसफार्मर के केस में, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो अगर आप प्राइमरी के इम्पीडेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी होंगे एन होंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंडरी की बात करोगे तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब आप ओवरऑल कैलकुलेशन करके आप समझ सकते हो कि हेंस फाइनली स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा? तो स्टेप अप में मतलब कि इनपुट में कम वोल्टेज होगा, आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज होगा।
वी एस सेकेंडरी वाले वोल्टेज दैट विल बी ग्रेटर देन वीपी, और इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, सो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, और करंट वहाँ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, सो आई एस विल बी लेसर देन आई पी। और जेड के बारे में आपने देखा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है ये भी, तो चूंकि आपने सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा टर्न्स दे रखा है तो जेड भी आपका ज़्यादा बनेगा, वो तो एन स्क्वायर के हिसाब से और ज़्यादा बनेगा, सो जेड एस इज ग्रेटर देन जेड पी। ठीक है, इम्पीडेंस इन सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन इम्पीडेंस इन प्राइमरी कॉइल। चलिए स्टेप डाउन अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो चीज़ें ठीक से एकदम पलट जाएगी। तो जैसे वी एस इसमें स्टेप अप में ज़्यादा था तो इसमें वी एस कम हो जाएगा, है ना। स्टेप डाउन में क्या होता है कि हाई वोल्टेज प्राइमरी में रहती है, सेकेंडरी में हमको कम लेना रहता है, तो वी एस कम हो गया लेस देन बी पी, और इसके लिए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में आप कम रखेंगे, सो एन एस इज लेस देन एन पी ज़्यादा होगा। और अगर आपके वोल्टेज कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे हैं, तो वहाँ करंट आपको ज़रूर ज़्यादा मिलेगा, तो आई एस सेकेंडरी करंट काफ़ी ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी करंट, आई एस ग्रेटर देन आई पी। और जेड एस आपका जो हो जाएगा फिर इसी तरह से आपका इसके हिसाब से पलट जाएगा, तो जो आपका एन था उसी के जैसा हो जाएगा, एन एस चूँकि कम है तो जेड एस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जेड एस विल बी लेस देन जेड पी। ठीक है, तो आप कहेंगे करंट की सर कहाँ जरूरत पड़ती है, तो करंट की जरूरत पड़ती है ना, जैसे आपको यूज़ में अभी बताएंगे, यूज़ में क्या होता है, वेल्डिंग पर्पस में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज़ होते हैं जिसमें हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है, स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर में हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वेल्डिंग जब आप करते हो तो वहाँ पर हाई करंट चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, और वहाँ पर मेटल्स को जो है मेल्टिंग स्टेट में पिघला दिया जाता है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए होता, वहाँ हमें हाई करंट चाहिए होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पस में, वहाँ आई एस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू आई पी। ठीक है, तो आपको एन एस जो होगा वहाँ पे वो कम रखना है, और एन पी को जो है स्टेप डाउन में क्या करना है, वो ज़्यादा क्वाइलिंग होगी और एन एस कम क्वाइलिंग, है ना, इस तरह से। तो यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर में देख लीजिए, इंडक्शन फर्नेसेस होते हैं जहाँ मेटल्स को भी पिघला दिया जाता है, तो वहाँ पर आप इस तरह के ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं, इंडक्शन फर्नेसेस, तो वहाँ भी आपको इसी तरह स्टेप डाउन ही ज़्यादातर यूज़ होगा इंडक्शन फर्नेसेस में, चूँकि आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए ना, तो करंट ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ओके, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ दोनों तरह के ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, टीवी में, फ्रिज में, कंप्यूटर में, सिचुएशन के हिसाब से जो एडजस्ट कर सके, है ना। करंट की वैल्यू कहीं कम हो गई, ज़्यादा करना है तो उस तरह से कर ले, कहीं ज़्यादा हो गया करंट तो कम करना है, वोल्टेज भी उसी तरह कहीं ज़्यादा हो गया कम करना है, एंड सो ऑन। तो उसमें दोनों तरह के स्टेप अप स्टेप डाउन एज ए रेगुलेटर यूज़ होते हैं। और वेल्डिंग का तो बता ही दिया वहाँ, स्टेप डाउन। और सबसे ज़्यादा देखिए ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कम करंट के साथ जो है दूर तक हाई वोल्टेज पर भेज सकते हैं करंट को, तो इसके लिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं ना। लाख वोल्ट बढ़ जाता है लेकिन करंट की वैल्यू बहुत कम रखते हैं ताकि दूर तक ट्रांसमिशन हो सके, है ना, तो लॉस कम होता है। ठीक है, अब जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में जरा वो देखिए क्यों क्यों होता है। तो एक को कॉपर लॉस कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वाइलिंग की गई है, वाइंडिंग की गई है, वो सब कॉपर वायर के बने हुए होते हैं, तो वो सब कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट तो शो करेंगे ही, तो उसकी वजह से हम लोग कॉपर लॉस लिखते हैं, तो हीट के रूप में लॉस होता है। फ्लक्स लिंकेज लॉस, तो कितना भी बढ़िया ट्रांसफार्मर बना लो 100% फ्लक्स लिंकेज पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ एयर गैप्स रह जाते हैं लेमिनेशन के बीच में, है ना, तो पूरी तरह से वो मटेरियल आपको जो है वो पूरी तरह से प्योर नहीं मिल रहा है, इम्प्योर मिलता है, तो उसकी वजह से 100% फ्लक्स लिंकेज पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ लॉस उसकी वजह से होगा। ईडी करंट लॉस बोलते हैं हम लोग, कि कितना भी आप लेमिनेटेड कर लीजिए थोड़ा बहुत सरफेस तो रहेगा ही रहेगा, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा ईडी करंट लॉस हो जाएगा। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि वो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता रहता है, क्योंकि मैग्नेट वहाँ पर जो आप एसी यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन हर पल चेंज होता जा रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमेशा बदलता रहता है, तो एक केस में मैग्नेटाइज बोलते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर से मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, तो इस प्रोसेस में एक BH कर्व बनता है, और BH कर्व की एरिया जितनी ज़्यादा होती है उसको हम लोग एनर्जी लॉस उतनी ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लूप में।
तो उसकी वजह से यहाँ पर लॉस हो गया। और एक हमिंग नॉइज ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन होता रहता है तो इसमें एक आवाज़ आती रहती है बहुत तेज़ फ्रिक्वेंसी के साथ, तो कुछ नॉइज से भी लॉस होता है। हमिंग नॉइज उसको बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के नज़दीक जाइएगा तो ट्रांसफार्मर हम कुछ जो है वो साउंड करता रहता है, ठीक है। तो वो मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन का वो साउंड है, तो उसकी वजह से आप यहाँ पर लॉस देखते हैं। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के लॉस हो गए और ये 4 तरह के आप यूज़ इसमें समझ सकते हैं। और ये सब स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए ये सब प्रॉपर्टी हो गई। और इम्पिडेंस कैलकुलेशन के लिए बता दिया, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। कहाँ से आया? तो ये था कि भी प्रोपोर्शनल टू एन एंड आई प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी इनपुट साइड या आउटपुट साइड में वोल्टेज ज़्यादा आपको मिल रहा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और करंट वहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से रखें। और अब देखिए ट्रांसफार्मर पर कुछ सवाल देखते हैं। आइए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90%, ठीक है, एफिशिएंसी 90% दिया हुआ, इज वर्किंग ऑन 100 वोल्ट, मतलब प्राइमरी कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई किया गया 100 वोल्ट का, एंड पावर दे दिया है 2 किलोवाट एंड 2 किलोवाट पावर। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 5 एम्पियर, सेकेंडरी कॉइल में 5 एम्पियर आपको करंट दे दिया, तो आपको क्या कैलकुलेट करने कह रहा है? द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है हम लोग फटाफट पहले उसको लिखते हैं। गिवन है एफिशिएंसी 90% की, पहली बात। और क्या दिया हुआ है? इनपुट, तो भी प्राइमरी आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट, एंड पावर दिया हुआ है, पावर हमारे पास है कितना? पावर इनपुट कहिए, पावर इनपुट दिया हुआ है 2 किलोवाट, किलो का मतलब 2000 वाट, ठीक है। और कहता है कि सेकेंडरी कॉइल में जो आपका करंट है वो भी दिया हुआ है, मतलब आई इन सेकेंडरी कॉइल दिस इज 5 एम्पियर। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? करंट इन द, एक नंबर में फाइंड करना है करंट इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल का ये फाइंड करना है। तो देखिए प्राइमरी कॉइल में जो पावर है और जो वीपी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से आ जाएगा। तो ये बात तो भाई बहुत आसान हो गया। पावर इनपुट इज वीपी आईपी, सीधा सीधा। तो आपका इनपुट हो गया इतना, तो आईपी हमारा कितना हो गया? भी इनपुट बाई वीपी। तो भी इनपुट है हमारा 2000 वाट और वीपी आपने कहा 100 वोल्ट, कैंसिल हो गया, मतलब 20 एम्पियर की आपने करंट दे रखी, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में 20 एम्पियर की करंट दे रखी और वोल्टेज है आपका 100 वाला, ठीक। अब आउटपुट पर जो जाएगा, तो एफिशिएंसी तो 100% है नहीं, तो पूरा का पूरा पावर तो जाएगा नहीं, तो आउटपुट पावर जो हमारा जाएगा उसे निकालेंगे। वो इनपुट पावर का 90% जा रहा है, तो 90 टाइम्स पावर इनपुट, तो कितना है वो? तो इनपुट है तो हमारा कितना है? 2000 है, 2000 वाट, ठीक है। तो 90% है, तो 90% है तो 100 से डिवाइड भी तो करेंगे, ऐसा, ठीक है। क्या बन गया ये? मतलब 1800 वाट, इतना बन गया। अब ये पावर आउटपुट, तो सेकेंडरी वाला हो गया Vs एंड Is, दिस इज 1800। हमें क्या दिया हुआ है? Is दिया हुआ है। क्या मांग रहा है? मांग रहा है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, मतलब Vs मांग रहा है। तो Vs इज 1800 बाय Is, तो 1800 बटा Is 5 यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो 5 हो गया, चलिए यहीं से काटते हैं। 3 टाइम्स 30, तो 360 आ रहा है, ठीक है, 360 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर हो गया। 100 वोल्ट आपने प्राइमरी पे डाला था, 360 वोल्ट आपको सेकेंडरी पर मिल जाएगा, क्योंकि करंट कम हुआ है। प्राइमरी पर करंट ज़्यादा था 20 एम्पियर, सेकेंडरी पे करंट कम हुआ है, तो वोल्टेज आपका निश्चित रूप से सेकेंडरी पे बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 गुना देखिए करंट कम हुआ है, 20 से 5 हुआ है, तो 4 गुना वोल्टेज बढ़ जाता अगर आइडियल होता तो 4 गुना बढ़ नहीं पाएगा आपका करंट। ये वोल्टेज किधर गया? ये 400 हो जाता, लेकिन उसका 90% ही एफिशिएंसी है, तो 400 का 90% निकाल लो डायरेक्ट 360, मतलब मुंह से भी बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से देख लो इनको, फिर नेक्स्ट देखो।
तो देखिए बच्चों, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। कहता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास। तो स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी में ज़्यादा कॉइलिंग होगी, सेकेंडरी में कम होगी। तो कह दिया कि जो टर्न रेशियो आपको आ रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी में 10 गुना है सेकेंडरी का, है ना। तो के की वैल्यू क्या हो गई, 1/10 हो गई। सेकेंडरी बाय प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स करते हैं, 1/10 आप जरूरत पड़ने पर लिखना। कहता है यदि इनपुट वोल्टेज, चलो मैं लिख देता हूँ, के कितना हो गया 1/10, क्योंकि के को क्या कहते हैं, एन सेकेंडरी बाई एन प्राइमरी, ये सब गिवन है। चलो ये गिवन हो गया। अभी इनपुट वोल्टेज कह रहा है वी इनपुट, तो इनपुट तो प्राइमरी हुआ, प्राइमरी कितने का 250 वोल्ट। आउटपुट करंट इज 10 एम्पियर, तो आउटपुट तो सेकेंडरी हो गया, वो हो गया हमारा 10 एम्पियर का। ठीक है। 100% एफिशिएंसी, मतलब पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, मतलब आप लिखने को लिख सकते हो प्राइमरी का बीपी आईपी बराबर वीएस आईएस, ये तो आप लिख ही दो। ठीक है, ये सब गिवन है। अब क्या कहता है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, मतलब आपको फाइंड करना है वीएस इज व्हाट, करंट इन प्राइमरी कॉइल आईपी इज व्हाट, पावर आउटपुट, आउटपुट का पावर, तो जो इनपुट का पावर होगा वही, इन दोनों में से कोई भी एक चीज निकाल लो। तो यही है तुम्हारा पावर इनपुट प्राइमरी वाला, और ये हो गया पावर आउटपुट सेकेंडरी वाला, कोई भी आपका निकल आएगा। ठीक है, चलिए तो वीएस क्या होगा, तो आप टर्न रेशियो आपको मालूम है, वीपी मालूम है, तो आप जानते हैं क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू किसके, एन के, तो आपने पढ़ा Vp बाय Vs, तो Np बाय Ns प्रोपोर्शनल है ना डायरेक्टली। तो चलो Np बाय Ns क्या हो गया, अगर इसके देखा जाए Np बाय Ns तो 10 हो गया भाई, 10 रख देना है। तो आपका Vs क्या हो जाएगा, Vs इधर गया, दिस इज Vp बाई 10, Vp दे रखा है 250, 250 बटा 10 कर दो, 25 वोल्ट आपके आंसर आ गए, एक आंसर हो गया। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज 25 वोल्ट। करंट इन प्राइमरी कॉइल, आईपी निकालना है आपको, तो आईएस दे रखा है, तो हो गया, यहाँ से भी काम हो गया। अब जानते हैं आप कि जो आई होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ये भी पढ़ाया आपको। तो फिर आपको निकालना है आईएस। चलिए आईपी बाय आईएस लिखते हैं, क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा एनएस बाई एनपी, इनवर्स रिलेशन, और एनएस बाय एनपी यही चीज है के, कितना 1/10 रखिए सीधा सीधा। तो आईएस चाहिए ना इसको, आईएस क्रॉस मल्टीप्लाई 10 टाइम्स आईपी, 10 गुना बढ़ जाएगा, आईपी दे रखा है। अच्छा आईपी निकालना है, सॉरी आईपी निकालना है, क्या हो जाएगा आईएस बाई 10, आईएस बाई 10, और आईएस कितना, आईएस दे रखा है 10, तो 10/10 करो ना, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। वीपी 250 से 25 हो गया, वीएस 10 गुना कम हो गया, तो आईएस जब 10 है तो ये आईएस 10 है, तो इधर भी क्या होगा 10 गुना अंतर पड़ेगा। सेकेंडरी में वोल्टेज 10 गुना कम हुआ है, ठीक है, तो प्राइमरी में जो करंट होगा वो 10 गुना, आप देखिए किसमें ज़्यादा है, वीपी में ज़्यादा है, इसमें करंट कम हो जाएगा। प्राइमरी में करंट कम होगा तो कितना कम होगा, तो 10 गुना कम हो जाएगा। सेकेंडरी में 10 था, प्राइमरी में 1 आ जाएगा, नहीं, और अपना फॉर्मूला से बनाएंगे तो आ जाएगा, 2 हो गए। पावर की बात की तो पावर अब आपके पास दोनों है, किसी एक को निकाल दो, वीपी 250, तो आईपी बताइए, आईपी निकाला आपने एक तो 250 वाट हो गया आंसर। आप अगर VSIS से भी निकालते तो भी वही बात था, 25 गुना 10, 250 वाट। ठीक है, तो इस तरह से आपका निकल गया पावर आउटपुट भी, समझ सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे डील करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको हम लोग डायनेमो भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो, ध्यान दीजिएगा, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है,
मतलब हम बाहर से मैकेनिकल एनर्जी का इनपुट देंगे और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू, ऑल्सो नोन एज डायनेमो। तो ये दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एक जनरेटर आपको अल्टरनेटिंग करंट देगा, एसी करंट देगा। और इसमें कौन सा रूल यूज होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और डीसी जनरेटर में कौन सा रूल यूज होता है, तो फ्लेमिंग, सॉरी, ये दोनों जगह आपके फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही ऑपरेट होंगे, है ना। मोटर में आपका, जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे इसके बाद, तब उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रखेंगे। सो ये दोनों जगह आपका सेम रूल चलेगा, चाहे एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो। जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही अप्लाई होते हैं, चाहे एसी वाला हो चाहे डीसी वाला हो, ठीक है। चाहे जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा हो या फिर डीसी करंट आ रहा हो। तो हम लोग देखेंगे दोनों में जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो सेम होगा। क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो था म्यूचुअल इंडक्शन, और यहाँ पर सीधा सीधा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हो, जिसमें क्या होता है कि जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया हुआ किसी कॉइल के साथ वो चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। तो फैराडे का जो लॉ था, ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ भी कॉइल के साथ काम कर रहे हैं आप, तो आपको बताया था फाई नंबर ऑफ टर्न्स बी एंड बी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर होगा कॉइल का उसके बीच का एंगल, ठीक है। तो इन्हीं सबको अगर हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं, एन कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, कॉइल का एरिया कांस्टेंट, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस ये माइनस प्लस कर देगा और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और टाइम के साथ आपने चूंकि इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है तो थीटा का अगर करोगे तो डी थीटा बाई डी टी विच इज ओमेगा, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सो एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, ये आपका ईएमएफ आएगा, ठीक है। एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। तो ई मैक्स अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम जो हम लोग को मिलेगा, तो साइन थीटा इज 1, तो एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम करंट हमको मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर थीटा बदलती रहेगी तो आपको एक वेरिएबल करंट मिलेगा। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करेगी, तो आपको कभी माइनस इतना तो कभी प्लस इतना, ये सब मिलता रहेगा। तो एक अल्टरनेटिंग करंट आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो इसी को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर किस तरह से आप देख सकते हैं। तो आइए कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं। तो इसमें जैसा हमने जाना, फ्रेमिंग के राइट हैंड रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड रूल देखिए इसी तरह से है, जिसमें ध्यान रखना है कि इंडेक्स फिंगर हमेशा, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और ये ऊपर में आपका अंगूठा मोशन हो जाएगा, जिधर आप फोर्स अगर लगा रहे हैं तो उधर ही मोशन होगा। और करंट हमेशा ये मिडिल फिंगर आपको ये बताएगा। तो राइट हैंड को इस तरह से रखना है कि 3 उंगलियां म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो हमेशा याद रखिएगा मिडिल फिंगर करंट को, और ये इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना चाहिए, और ये आपका फोर्स या मोशन का डायरेक्शन होगा। तो इस केस में तो आपका ये मोशन को बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और देखिए किस तरह से यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है ना। तो ये देखिए 2 परमानेंट मैग्नेट हम लोग लगाएंगे, एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को साथ में रखेंगे, थोड़ा गैप देंगे, उस गैप में आपका आर्मेचर कॉइल होगा, रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल। यहाँ रेक्टेंगल शेप लेते हैं तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है, कोई भी शेप ले सकते हो बट मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं। इसको एक एक्सिस पर इस तरह से रखते हैं और इसको हमको किसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करके घुमाना होता है। मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करके इसको हमको टर्न करना होता है, रोटेशन देना होता है, ओमेगा देना होता है, ठीक है। ओमेगा देंगे, जितना ज़्यादा ओमेगा देंगे उतना ज़्यादा हमें ईएमएफ वहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। तो इसको आपको घुमाना होता है। तो घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाली साइड जो है ये ऊपर को आएगी, तो ये वाली साइड नीचे को जाएगी, ठीक है। और आपने मोशनल ईएमएफ पढ़ा होगा, मोशनल ईएमएफ में भी हम लोग इसी तरह से एफआरआर का यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई रॉड है और उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देते हैं तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ भी है। अब जैसे देखो कि ये अगर घूमे क्लॉकवाइज, है ना, तो इसको हम किसी तरह से जोड़ दें, जैसे टरबाइन से जोड़ दिया,
है ना, पवन चक्की से जोड़ दिया, किसी भी तरह से आपको इसको घुमाना है। तो नॉर्मल जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे डीजल इंजन होता है वहाँ पे, तो डीजल इंजन में हम लोग डीजल इंजन की मदद से इस एक आर्मेचर कॉइल को घुमाने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि अगर मैग्नेट वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई आर्मेचर कॉइल को घुमाओगे तो उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे आप इसको घुमाएंगे। तो उससे पहले देखिए, इसका जो एक एंड होगा वो आपको इस दो स्लिप रिंग्स बोलते हैं, स्लिप रिंग्स, ये बिल्कुल सर्कुलर वे में होंगे और उनके साथ ये टच कर रहा होगा, एक एंड इस तरह से टच कर रहा होगा और ये जितना घूमेगा तो ये स्लिप रिंग पर ही टच करेगा, सिर्फ एक, जैसे B1। और ये B1 क्या है, कार्बन ब्रशेस है B1 एंड B2, ये स्लिप रिंग को बाहर से टच कर रहे होंगे और ये घूम रहा है, लेकिन ये हमेशा वन वाला जो है हमेशा कनेक्टेड होगा S1 से। S1 इज द स्लिप रिंग्स, S1 हो गया और S2 भी क्या हो गया, स्लिप रिंग हो गया। तो S1 S2 आर स्लिप रिंग्स, और ये जो सेकेंड वाला एंड है वो दूसरे से आपका हमेशा टच करता रहेगा। तो ये बिल्कुल एक सर्कल जैसा होगा और सर्कल पर ये इस तरह से हमेशा वो टच करता रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये स्लिप रिंग्स जैसे कि इस तरह से हमारा स्लिप रिंग हुआ और ये जो होगा कनेक्शन जो यहाँ पर है, मान लो ऐसे लगा हुआ है, तो ये घूमना है अब इसको, तो ये घूमेगा तो हमेशा इस पर टच करते हुए ही घूमेगा, ये कभी भी कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। और ये दूसरा वाला जो है इसके बीच से निकल के आएगा, ये चूंकि हॉलो है ना तो वो एकदम बीच से निकल के जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, वो दूसरे वाले के साथ इस तरह से फिर वो रोटेशन करेगा, तो वो साथ में उसके घूमेगा, मतलब दूसरा वाला इसके साथ वहां पर वो घूमेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हाफ रोटेशन तक जो है करंट का डायरेक्शन आपका एक तरफ होता है, बाकी हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। इसीलिए आपका ये जो आपको मिलेगा, हाफ रोटेशन तक अगर कोई एक प्लस मिला तो दूसरा उस वक्त माइनस आ जाएगा, करंट का डायरेक्शन एक तरफ से इस तरफ से इस तरफ आया। और सेकेंड हाफ रोटेशन में क्या हो जाएगा, चीजें पलट जाएगी, ये प्लस तो ये माइनस, तो करंट उधर से इधर आना शुरू हो जाएगा। तो यही हो जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। अब देखिए करंट इंड्यूस किस तरह से हम दिखाएंगे, जैसे अब मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा, ओमेगा स्पीड से क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये ऐसा घूमता है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला ऊपर को आएगा और ये वाला पोर्शन जाएगा नीचे को। इन दोनों पर आपको कोई भी टॉर्क वाले फोर्सेस, सॉरी, इन दोनों में कोई भी आपका करंट जो होगा, करंट तो रहेगा लेकिन उन करंट की वजह से रोटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, रोटेशन पर कोई फर्क इसकी वजह से नहीं पड़ता है, जो भी आपको यहाँ पर फर्क पड़ेगा वो इनकी वजह से ही पड़ेगा। तो करंट इंड्यूस मेनली जो होता है वो इन्हीं दोनों वायर्स में आपका होगा। अच्छा, इसमें आप कह सकते हैं अलग से कोई करंट इंड्यूस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला अगर गौर से देखिए इस वक्त, तो आप जब हॉरिजॉन्टल वे में देख रहे हैं तो पैरेलल हो गए हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये जो आपका आईडीएल है, तो वो क्या होंगे, एल वेक्टर जो होंगे वो पैरेलल हो जाते हैं, तो यहाँ भी और यहाँ पर एंटी पैरेलल, तो इसलिए इनमें करंट तो नहीं दौड़ने वाला। करंट जो इसमें इंड्यूस होगा वही फिर अपना कंटिन्यू फ्लो करेगा, इस तरह की बात होती है। तो खैर इन दोनों का आप उतना ये मत सोचो, बस इन दोनों वायर्स में आपका इसलिए रेक्टेंगुलर बनाते हैं कि इस वायर और इस वायर में आपका करंट इंड्यूस हो और वो अल्टीमेटली सर्किट कंप्लीट ही है तो वो आपको कंप्लीट तो कर ही देगा। खैर, तो अब देखिए जैसे कि ये ऊपर को आ रहा था तो राइट हैंड को इस्तेमाल करें, अंगूठा आपका मोशन के तरफ होना चाहिए, एक तरह से फोर्स लगा तो ये अगर ऊपर की ओर आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए इस तरह से, ये इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर को हमने अंदर की तरफ दिया और अंगूठा इससे बाहर आ रहा है, मतलब इधर से प्लेन से बाहर आ रहा है, तो ये देखिए प्लेन से बाहर आ रहा है आपका। ठीक है, अंगूठा जो हो गया हमारा प्लेन से बाहर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरफ से जा रहा है, तो देखिए मिडिल फिंगर ये करंट के डायरेक्शन को दे रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, मतलब कि ये जब ऊपर की तरफ आ रहा होगा प्लेन से बाहर इस तरह से, तो उसी को मैंने ऐसे दिखाया, तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो यही करंट इसमें ऐसे करके चलेगा। और इस तरफ देखिए तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर उठेगा तो ये पोर्शन क्या होगा, नीचे जाएगा, तो इसका मोशन अंगूठा अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड देखिए उसी तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन देखिए वो नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं ना, इस तरह से अंगूठा हो गया अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर, तो मिडिल फिंगर नीचे की तरफ, तो इसमें जो करंट इंड्यूस कर गया इस तरफ का इंड्यूस कर गया, तो सही बात है, यही करंट इस तरह से घूमता हुआ आएगा इसके साथ।
और फिर ये कार्बन ब्रश के थ्रू ऐसे आते हुए इस तरह से यहाँ पर आपका ये देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक हाफ के लिए तो आपका ऐसा आएगा जैसे ये अदर हाफ में ऐसे पहुंचेगा, है ना, उल्टा, जैसे कि ये वाला पोर्शन इस तरफ चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जैसे ये वाला पोर्शन इधर आएगा, इसको मान लो मैंने कहा ए बी, ये हो गया हमारा सी और डी। ठीक है, अब ए बी पोर्शन जब इस तरफ से होकर के आएगा तो उसी तरह से फिर आप अपना रूल लगाओ तो पता चलेगा कि ये वाले में अब जो कि इधर जो पोर्शन रहेगा उसमें इस तरफ करंट आना है। तो ए बी पोर्शन जैसे ही इस तरफ घूम के आएगा तो आपने कहा कि ए इधर आ, अभी तो ये वाला सीन हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा सीन आधे पोर्शन के बाद देखो, ए बी इधर हो गया और डी वाला यहाँ भाग जाएगा और सी इधर से हटके इधर आ जाएगा, ऐसा हो गया। अब क्या हो गया भाई, ए बी पोर्शन तो इधर आ गया, राइट। अब ए बी में देखिए ऐसे करंट आ गया इस तरफ से, और ये वाला जो जुड़ा हुआ था ये जुड़ा हुआ था इससे। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, यहाँ ए था, यहाँ बी था पहले केस में, और ये सी था और ये क्या था, डी था। ठीक है, अभी ये करंट आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो देखिए करंट आपका इधर से इधर आया था, माने ये प्लस ये माइनस, मतलब ये टर्मिनल हमारा क्या था उस समय माइनस, और ये टर्मिनल हमारा ये क्या था उस समय प्लस था। लेकिन जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा चीजें देखिए बदल रही है, ए यहाँ पर आ गया और ये डी उठ के यहाँ चला गया। ठीक, बी उठ के यहाँ आ गया, सी हट के वहां चला गया, देखिए चला गया ऐसा। अब ये वाला ऊपर आएगा, तो ऊपर अगर ये आएगा तो बताया अभी इंडक्शन, उसी तरह से उधर की ओर करंट होगा। तो ये देखिए ए बी से ऐसे करके करंट निकलेगा। तो अब जहाँ ए बी वाला वायर था, देखिए यहाँ से ऐसे करके करंट जा रहा है, नहीं, देखिए बी से होते हुए ऐसे करके करंट आएगा, और ये वाला कनेक्शन था इससे, मतलब क्या हुआ कि यहाँ वाला प्लस बन गया, है ना, प्लस से ही तो करंट चलता है ना। या फिर आप इसी सर्किट को आप कंप्लीट करिए तो आप क्या पाओगे कि वे मतलब कि ये वाला इस बार प्लस हो गया और इधर वाला इस, तो जब ये प्लस हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल की चीज़ है, या फिर 3 डायमेंशन एनिमेशन होता तो उसकी मदद से और ज़्यादा क्लियर हो सकता था। बट इसमें अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको यही समझना है कि फर्स्ट हाफ के लिए आपको एक डायरेक्शन में करंट आएगा, सेकेंड हाफ में आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अब आपका पलट जाने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ों को है, और इसीलिए जो करंट होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, एसी करंट आपका डेवलप होगा, अल्टरनेटिंग करंट आपका डेवलप होगा। डीसी जनरेटर में फिर क्या होगा, तो वर्किंग प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा है, माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी आप एन बी ए कॉस थीटा कर सकते हो। इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एन बी ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसको प्लस कर देगा साइन थीटा ओमेगा, और डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। अब ये साइन के हिसाब से यहाँ पर जो हमें ईएमएफ मिलने वाला है, जो भी ईएमएफ मिलता है तो वो फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव और वो भी साइन के नेचर का, सेकेंड हाफ के लिए निगेटिव, इस तरह से। तो एक चक्कर हमारा कंप्लीट हो गया, फिर फर्स्ट हाफ प्लस सेकेंड हाफ माइनस, और इस तरह से हमारा वो चलेगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस ई नॉट, मिनिमम माइनस ई नॉट, और ये बीच में जीरो, इस तरह का एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ हो गया। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर और उसकी वर्किंग एंड थोड़ा सा जो भी मैथमेटिक्स है ये आपने देखा। डीसी जनरेटर में क्या करना है, डीसी अब हम चाहते हैं कि हमें एसी ना मिले, दोनों टाइम जो हमें करंट का डायरेक्शन मिले वो सेम मिले, तो बस इस स्लिप रिंग्स को हटा देना है और उसकी जगह हमको यूज़ करना है स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर पर बात करेंगे तो डीसी में जो हमें ईएमएफ मिलेगा, अब ये नीचे का खत्म हो जाएगा, आपको इतना ही, लेकिन ऊपर से सब निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अभी भी वो फ्लक्चुएटिंग ही रहेगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, स्लिप रिंग्स को हटा के दो स्प्लिट रिंग्स लगा दिए, इधर मान लीजिए S1 हो गया, इधर मान लीजिए S2 हो गया, इस तरह से। और ये कार्बन ब्रशेस के साथ अब आप एक्सटर्नल लोड जो भी होगा वो आप डाल सकते हैं,
तो जब ये आपके ये स्ट्रक्चर होगा, अभी ये क्या हो गया कि ये वाला इसके साथ फिक्स हो गया, और ये वाला भी जो आर्मेचर कॉइल का जो दूसरा एंड आएगा वो दूसरे के साथ फिक्स हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो घूमेंगे यहाँ पे आर्मेचर कॉइल, तो ये इसके साथ ही घूमेंगे। तो H2 वाले का कनेक्शन यहाँ पर जो अभी B2 और B1 ब्रशेज हैं, तो क्या होगा, आधा घूमेगा, आधा घूमने के बाद इसका कनेक्शन H2 का कनेक्शन B1 के साथ हो जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि आधा घूमने के बाद इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज करंट था तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा कि ये आधा जैसे घूमेगा, तो चूंकि अब ये वाला पोर्शन इससे B1 से जाके टच कर जाएगा, तो एक बार इधर पलटी मारा और एक बार इधर पलटी मारा, तो वो क्या होता है, दोबारा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो बस वही अल्टीमेटली आपका बनेगा कि एक तरफ अगर कोई भी प्लस बन गया तो वो उधर से ही हमेशा प्लस से माइनस आपका करंट जो है वो फॉलो करता रहेगा। लेकिन हाँ, आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी तरह से वेरी करेगा, NBA ω साइन थीटा के साथ जैसे जैसे रोटेशन होगा थीटा चेंज होता जाएगा, तो आपके करंट की वैल्यू, EMF की वैल्यू वो भी चेंज होती रहेगी। तो इसीलिए आपको फ्लक्चुएटिंग तो अभी भी मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका स्लिप रिंग्स इज रिप्लेस्ड विथ स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखना। बाकी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल यहाँ भी हम लोग लगाएंगे। जो भी पोर्शन इस तरफ से रहेगा वो आपका देख सकते हो, इस तरह से वो इंड्यूस कर देगा करंट को, ऐसे लगाना है तो इंड्यूस कर देगा। और इधर वाले पोर्शन के लिए जाएंगे तो अंगूठा जो है हमारा इस तरह से ऐसे चला जाएगा अंदर की तरफ, क्योंकि वो अंदर को जा रहा है, तो ये सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें आपको आने लगेगी, है ना। तो बस वही चीज़ है। और हाफ सर्किल होने में जो करंट पलट था, तो यहाँ चूंकि स्प्लिट रिंग के कनेक्शन ही आपने पलट दिए, तो इधर पलटी मारा तो इधर भी उस वक्त पलटी मार दिया, तो आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट अल्टीमेटली सेम रह जाएगा, है ना। एक तरफ जो प्लस है वो हमेशा प्लस रहेगा, दूसरी तरफ जो माइनस है वो हमेशा माइनस रहेगा। तो इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखेंगे। जनरेटर में आप इतना लिखते हो तो इससे आपका काम चल जाएगा। AC और DC जनरेटर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका एक रह गया छोटा सा क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो उसमें आपका कौन काम करेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो थोड़ा उसको भी समझेंगे, है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट करके रखियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।